Hello student, this is your last topic of chapter matter in our surroundings and hope you will understand. स्टूडेंट, ये जो टॉपिक आपका है इवेपोरेशन है, आप वेपोराइजेशन पढ़े हैं पर उससे इसका कोई लेना देना बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट? वेपोराइजेशन में होता क्या कि हम किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करते हैं और वो वेपर फेज में लिक्विड से वेपर में बदल जाता है। इवेपोरेशन में भी वेपर फेज में ही बदलता है लिक्विड, पर वहाँ पे हमको हीट देने की ज़रूरत नहीं होती, वो सराउंडिंग से हीट लेता है और किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलता है। तो देख लेते एक बार डिफिनेशन। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू गैसेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो किस में बदल जाएगा? गैसेस फेज में बदल जाएगा कोई भी लिक्विड। अब देखते हैं, जैसे आपने बाहर कहीं पर भी जो है एक कंटेनर लिया और उसमें लिक्विड छोड़ दिया, आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन बाद 2 दिन बाद ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये जो लेवल होगा वाटर का, ये अपने आप क्या होगा स्टूडेंट? कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट सराउंडिंग से ये पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उससे क्या हो रहा है? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी पा रहे हैं और वो किस में फिर बदल जा रहे हैं? गैसेस फेज में बदल जा रहे हैं। तो लिक्विड से किस में बदल जा रहे हैं? गैसेस फेज में। जो एनर्जी उनको मिल रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक कर दे रहे हैं। तो जो लिक्विड फेज में थे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, वो किस में बदल जा रहे हैं? गैसेस फेज में बदल जा रहे हैं। तो ऐसे होता है इवेपोरेशन। अब देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर भी देख लेते हैं। इवेपोरेशन को बिल्कुल जनरल आप समझें, जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, आप क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं, हवा में रख देते हैं, और उसके वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? एयर द्वारा, मॉइस्चर एयर द्वारा एयर में मिलकर वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर आपका है सरफेस एरिया का। भाई सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन के रेट को? ध्यान दीजिए, आप एक ग्लास में ऐसे रख लिए वाटर और एक ऐसे सरफेस पे गिरा दिया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस में रेट ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का? डेफिनेटली जो सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और आसानी से लिक्विड क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए फैलाते हो तो कोशिश आपकी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैला के रखा जाए। क्या करना चाहते हो आप? सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो। आप सॉसर से पी रहे हो चाय या कप में पी रहे हो, सॉसर से पीना आसान होता है क्योंकि सरफेस एरिया वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं, विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। स्टूडेंट, ज़्यादा तेज़ विंड होगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा। तो इसका मतलब अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। आते हैं टेम्परेचर, तीसरे फैक्टर पे। टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप जानते हो, अब मान लीजिए सरफेस है, कहीं पर भी आपने सपोज़ करिए समर में और विंटर में आपने लिक्विड जो है ड्रॉप किया सरफेस पे कहीं पर भी, आप ये देखेंगे कि जो समर के टाइम में वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, वो वाटर ड्रॉपलेट जल्दी गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो। कपड़े ही सुखा रहे हो आप, आपको अच्छी तरह पता होगा, जब धूप ज़्यादा होती है तो क्या होता है? जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो लास्ट फैक्टर है स्टूडेंट, तो यानी अभी तक सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेम्परेचर, ये तो तीनों अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। पर ह्यूमिडिटी के साथ देखते हैं क्या रिलेशन है इवेपोरेशन के रेट का, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी होता क्या है? जैसे एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर वो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा प्रेजेंट हो एयर में तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या ह्यूमिड है कंडीशन। जैसे आप देखते होंगे कि उस टाइम में जो स्वेट्स होते हैं हमारे, आसानी से एयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि उसके पास वाटर ड्रॉपलेट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर ह्यूमिड रहा, एयर ह्यूमिड रही, तो उस समय आपकी अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेगा तो एवेपोरेशन का रेट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो
इससे होगा क्या कि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा भाई, डिक्रीज़ करेगा। तो ये चारों फैक्टर आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट, जो इवेपोरेशन होता है इससे कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। अब आप बोलेंगे कैसे सर, कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे आता है? जैसे आपने पाम पे एसीटोन लिया या फिर नेल रिमूवर आता है, पेट्रोल लिया, आप देखते हैं कुछ टाइम में वो क्या हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है। आपको थोड़ी ठंडक लगेगी हाथ पे, थोड़ा ऐसा लगता है कि ठंडक लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पाम की जो एनर्जी है थोड़ा वो एब्ज़ॉर्ब करके वापस से ले गया, वो उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तब आपको टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कैसा लगता है, आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो ये जान लीजिए कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफ़ेक्ट आता है कहीं पर भी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मटके में पानी रखा होता है स्टूडेंट, वहाँ पर भी कूलिंग क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखते हैं सरफेस पे बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो पॉट में रखे होते हैं, एर्थन पॉट में वाटर, वहाँ पे किस फिनोमेना से कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस में भी आपके डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन यानी बॉयलिंग सिंपली कह लीजिए और इवेपोरेशन, ये दोनों में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। वेपोराइजेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, इवेपोरेशन अलग है। वेपोराइजेशन एक कंडीशन है, ये कोई कंडीशन फिक्स नहीं होता, ये तो फिक्स होता है सभी सब्सटेंस के लिए। जैसे वाटर लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, पर इवेपोरेशन फिक्स नहीं है। हाँ, बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इवेपोरेशन, ये बात पक्की है बिल्कुल। तो देख लेते हैं, दोनों ही केसेस में लिक्विड कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, पर जो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कह लें, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर फिक्स नहीं होता, हाँ बिलो बॉइलिंग पॉइंट वो गैसेस स्टेट में बदलने लगेगा कोई भी लिक्विड। ये बल्क फिनोमेना स्टूडेंट, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों बल्क फिनोमेना है बॉइलिंग और ये क्यों सरफेस फिनोमेना। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ स्टूडेंट। पहले हम देखते हैं बॉइलिंग को कैसे आप कह सकते हो कि भाई ये बल्क फिनोमेना है। देखिए आप करते क्या हो बॉइलिंग में, ये मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी लिक्विड है, आप इसको हीट देते हो तो पहले ये हीट एनर्जी थ्रू आउट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके वो गैसियस फेज में बदलते हैं। जब तक पूरे मॉलिक्यूल्स एनर्जी नहीं पाएंगे, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है कोई भी वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, वो गैसियस फेज में बदलना स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे सरफेस फिनोमेना मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपने वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, अब ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एनर्जी कौन से पाएंगे, जो सरफेस पे होंगे, ये एनर्जी पाएंगे सराउंडिंग से और गैसेस फेज में पहले बदलना शुरू हो जाएंगे। तो एक परत, एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स पहले चले गए, फिर अगला सरफेस आएगा, फिर अगला सरफेस। तो यहाँ बल्क फिनोमेना इसलिए नहीं, तो बल्क मतलब बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे होता है, जबकि यहाँ पे छोटे छोटे सरफेस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाते हैं और बाहर चले जाते हैं, फिर अगला सरफेस एक्सपोज होता है, वहाँ के मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे सरफेस एक्सपोज होता जाता है और उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए इसको सरफेस फिनोमेना कहा जाता है इवेपोरेशन को, जबकि बॉइलिंग को क्या कहा जाता है भाई, बल्क फिनोमेना। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग में, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कम टेम्परेचर और हीट में ही यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये एक और है डिफरेंस कि भाई वेपोराइजेशन जो होता है फास्ट होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। आप एक कप, मान लीजिए एक कप वाटर लिया, तो इसको आपको बॉईल करने में मान लीजिए 1 आवर, पूरा गैसेस स्टेट में बदलने में मान लीजिए 1 आवर लगता है। तो अगर यहाँ पर आप इसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ दें तो 7 to 8 आवर्स लगेंगे, वो भी कंफर्म नहीं कितने में हो ही जाएगा। तो ये चीज़ समझने की बात है कि भाई ये स्लो प्रोसेस है इवेपोरेशन, जबकि आपका वेपोराइजेशन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। अब इससे ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स में भी दिए हैं, देख लीजिए। न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, एक्सरसाइज में भी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भाई हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऐसा कैसे होता है कि इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग होता है। देखिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इवेपोरेशन में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी सराउंडिंग से यानी अगल बगल से गेन करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड फेज़ में जब तक वो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। वो जब वो एनर्जी बाहर से लेते हैं तो उनके बीच में फोर्स, अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। इसके लिए वो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में ख़त्म होता है। तो जो सराउंडिंग्स की जो
हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट समझ में आता है। जब भी टेम्परेचर डाउन होगा तो कूलिंग होगा ही होगा। एक और क्वेश्चन है, वाई डू वी एयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, या क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे ऐसे पूछ सकता है कि या फिर हम जो है विंटर्स में वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। तो देखिए इसका सीधा सा रीज़न क्या है, जो कॉटन होते हैं ना ये वाटर ड्रॉपलेट्स को बड़े आसानी से ऑब्जॉर्व करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, ये हमारा क्लॉथ है, ये एयर है। तो जब ये बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर ड्रॉपलेट तो एयर आसानी से यहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि वुलन के केस में ऐसा नहीं होता, वो सरफेस पे नहीं आने देता वाटर ड्रॉपलेट्स को। तो यहाँ पे होता क्या है, कॉटन अच्छा एब्जॉर्बर है, इसलिए हम गर्मियों के दिन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके एयर से एक्सपोज कर देता है सरफेस को और आसानी से वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। स्टूडेंट, उम्मीद है पसंद मतलब आप समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझते तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, ज़रूर मैं बताऊंगा उस चीज़ को। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। पर ये है आप एक्सरसाइज अपने से भी करिए, हम भी कराएंगे, और UT 1 के लिए बिल्कुल इसको तैयार रखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।